अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉटलाइन। मैं हूं फैसल रहमान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जिस शख्सियत से आपका तारुफ तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि आप उनको जानते हैं, लेकिन जिस हवाले से आज हम बात करेंगे, दो तीन चीजें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये साहब जो है कुछ कंट्रोवर्शियल भी हुए, इनको कंट्रोवर्शियल बनाया गया या ये कंट्रोवर्शियल थे। एक चीज, इनका स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है, वो भी आपका एक सवाल होगा डेफिनेटली, जिसके ऊपर आपको आज इस प्रोग्राम में डेफिनेटली जवाब मिलेगा कि ये क्या सोचते हैं, किस तरह सोचते हैं। बहुत से ऐसे एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट हलकों का ख्याल है कि ये तो जनाब गालिबन सही बात नहीं करते, ये तो जंग की बात करते हैं, ये तो दुनिया को लड़ाने की बात करते हैं, और हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब हम बात करते हैं कि अब इस वक्त पाकिस्तान की हालत जंग में है, लेकिन हमने देखा कि हमारे ऊपर इंडिया ने तो हमला नहीं किया, अफगानिस्तान ने भी कोई हमला नहीं किया, ना ईरान ने किया, ना अमेरिका ने डायरेक्टली हमला किया, तो हालत जंग में हम कैसे, इंसर्जेंसीज क्या हैं, इनके पीछे कौन है, और खास करके जो एक टेक्निकल बात है कि जी काइनेटिक वॉरफेयर फेज से हम निकल के नॉन काइनेटिक वॉरफेयर फेज में चले गए, तो क्या हम उसके एब्सोल्यूट एग्जाम्पल हैं या नहीं। इंटरनेशनली किस किस्म के थ्रेट्स हैं इस वक्त पाकिस्तान को, और क्या इस काबिल हैं हम, क्या हमारा मीडिया या हमारी हुकूमत या हमारी स्टेट या हमारी फौज या दीगर वो सब इदारे जो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, क्या इस हद तक इसमें कामयाब हैं कि उस वॉरफेयर को, उस फोर्थ या फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर को काउंटर कर सके, या फिर हमने होप गिव अप कर दिया और महज बातों की हद तक नारे मारते हैं कि हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है। आज के मेरे मेहमान का नाम है जैद हामिद। जैद हामिद एक शख्सियत जो तकरीबन 2007 में मंजर आम पर इस तरह आए कि एक टेलीविजन चैनल, एक प्राइवेट चैनल में, जब इसमें मैं भी था, उस पर आए, बहुत प्रो पाकिस्तानी इलामा इकबाल की बात करते थे, बहुत ज्यादा हुब्बुल वतनी की सरशार एक मैसेज था इनका। लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ अरसे में हमने देखा कि कुछ चैनल्स पे आना बंद हो गए, कुछ चैनल्स इनको बाइकआउट कर दिया, और फिर पता चला कि जनाब जैद हामिद साहब अब सीन से आउट। क्या वजह हुई, क्या ऐसी वजह थी कि उनको साइडलाइन कर दिया गया? क्या इसमें मीडिया कसूरवार है, या जैद हामिद के अपने जो एक थॉट प्रोसेस था, या उनका जो एक सोच थी, या उसके साथ बाकी लोगों की एक इक्वेशन मिलती नहीं थी? जैद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में आए। जैद साहब, एज एन इंडिविजुअल, why are you considered to be the most मैं कहूं controversial figure आज की डेट तक in terms of जब आप बात करते हैं, आपको क्यों इतना controversial कहा जाता है? फैसल, देखिए, बात यह है कि हर जमाने में जो रिफॉर्मर होता है, जो अपने जमाने के खिलाफ ऐलान जंग करता है, अपने वक्त का जमाना जो स्टेटस को है, जो सिस्टम है, उसको कंट्रोवर्शियल बनाता है। अल्लामा इकबाल ने जो ज़र्ब कलीम किताब लिखी तो उसको कहा कि ये अहद हाजिर के खिलाफ ऐलान जंग है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना पैगाम शुरू किया तो पूरे कुफार ने आपको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की। नाउजुबिल्लाह मजनून का लफ्ज इस्तेमाल किया, कहा दीवाना है, नाउजुबिल्लाह जादू हुए हुए आपके ऊपर, और लोगों को मना किया कि इनसे ना मिलो, बॉयकॉट किया, हर तरह का सोशल बॉयकॉट उस जमाने में। तो ये हर दौर में ऐसा हुआ है कि जब रिफॉर्मर कोई उठा है जिसने वक्त के स्टेटस को चैलेंज किया है, उसके खिलाफ पूरा सिस्टम इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि ये स्टेटस को के लोग हैं जो हमारे खिलाफ हैं। अल्लामा इकबाल ने वक्त के स्टेटस को, वक्त के सिस्टम को चैलेंज किया, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव डन। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, जुडिशियल सिस्टम है, जो मीडिया है, जो इंफॉर्मेशन वॉर हो रही है, जो मुलायत और दहशतगर्दी और लिबरल सेकुलरिज्म यहां पर जिस किस्म के लोग पाकिस्तान की जड़ों को नोच के खा रहे हैं, हमने उनके खिलाफ एक साथ ऐलान जंग किया। यह आप कह सकते हैं कि हमने बहुत ज्यादा महाज एक साथ खोल दिए। हमने तहरीक तालिबान से लेकर लिबरल सेकुलरिस्ट से लेकर जायनिस्ट और सीआईए और इकोनॉमिक टेररिज्म और बैंकिंग सिस्टम और इन पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल एलीट है, उन सबके खिलाफ ऐलान जंग किया। पिछले 5 साल में कोई 1000 से ज्यादा टेलीविजन प्रोग्राम हमने किए हैं। किसी एक प्रोग्राम में यह बता दें कि कुरान के खिलाफ कोई बात की हो, इस्लाम के खिलाफ बात की हो, अल्लाह रसूल के खिलाफ की हो, पाकिस्तान के खिलाफ की हो, कायदे आजम के खिलाफ की हो, इकबाल के खिलाफ की हो। जब हमने सारा कुछ पाकिस्तान का दिफा किया है, जब हमने हमेशा अल्लाह रसूल को दिफा किया, कायदे आजम और इकबाल को जिंदा किया है, और लोगों में जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान का इश्क पैदा किया है, तो कंट्रोवर्सी किस बात की है? यही तो मेरा आपसे सवाल है कि आप ये मीडिया क्या पसंद नहीं आते लोगों को आपके स्कूल ऑफ थॉट? बात यही है। एक तरह ख्याल किया जाता है कि जी राइटिस्ट ज्यादातर है यहाँ पर, एक सोच है, फौज आपकी राइटिस्ट है, तो फिर आपके ऊपर यह भी इल्जाम लगा कि गालिबन आईएसआई ने आपको लॉन्च किया। ये तो बड़े वेस्टर्न मीडिया ने इसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया। और ये सोचिए, ये लोगों ने कहा कि सब आईएसआई ने लॉन्च किया। दूसरी तरफ आपने ये कहा कि 2 साल से मेरे पास टीवी का प्रोग्राम ही नहीं है कोई। आखिरी प्रोग्राम न्यूज़ वन में हम किया करते थे, जवाब भी वहीं पे थे। यानी आईएसआई को इतनी कमजोर तो नहीं है कि मुझे पाकिस्तान के किसी चैनल पे प्रोग्राम ना दिलवा सके। अगर हमें आईएसआई ने लॉन्च किया था तो हमें आईएसआई फिर दोबारा प्रोग्राम दिलवा देती किसी चैनल के ऊपर, लेकिन हमें तो ब्लॉकआउट किया हुआ है, कंप्लीट मीडिया ब्लॉकआउट है कि हमें कोई प्रोग्राम। और आप वही बात के जाती ताल्लुकात पे या कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए या इंटेरोगेट करने के लिए तो बुलाया जाता है, और
द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ, जो आपने नॉन काइनेटिक थ्रेट्स की बात की है, जो सबसे खौफनाक जंग पाकिस्तान के खिलाफ फैसल मुसल्लत है इस वक्त, वो इंफॉर्मेशन वॉर की है, प्रोपेगेंडा की है, डिसइंफॉर्मेशन की है, झूठ की है, लाइज की है। और इसका जो वेपन सिस्टम है वो प्राइवेट मीडिया है, पाकिस्तानी प्राइवेट मीडिया, जो बिक चुका है। अक्सरियत इसमें बिल्कुल दुश्मनों के हाथों या बिक चुकी है, या दाना दुश्मन है या नादान दोस्त हैं। यानी आप मिसाल देखिए, अभी पिछले दिनों डिफेंस ऑफ पाकिस्तान की रैली हुई 2-4 रोज पहले। तलत हुसैन पाकिस्तान की एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने खुद आके कहा कि पाकिस्तान के पूरे मीडिया ने यह फैसला किया है कि डिफेंस ऑफ पाकिस्तान की रैली को प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? ये मैं सवाल है मेरा। दिस इज द पॉइंट। अगर आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, आप इख्तिलाफ करें डीपीसी से जितना मर्जी, लेकिन उनको कवरेज तो देना, वो भी एक बहुत बड़ा इवेंट है। उसको ब्लॉक क्यों कर रहे हैं? इसलिए ब्लॉक कर रहे हैं कि सारा मीडिया अमेरिका की तनख्वाह पर है, इनके इश्तिहारात चलते हैं। जितना कुछ चल रहा है, यूएस एड जो है, क्या ये भी उसी का हिस्सा है? अब आप मुझे बताइए, क्या हम कोई छोटे बच्चे हैं, कोई बेवकूफ लोग हैं, हमें पता नहीं है पूरा पाकिस्तान यूएस एड चला रहा है, करोड़ों अरबों रुपए के इश्तिहारात वो मीडिया को दे रहे हैं, तो उसके बाद मीडिया कैसे अमेरिका की मर्जी के खिलाफ बात कर सकता है? हमने एक केस, यानी एंड दिस इज द रीजन, जो सबसे बड़ी वॉर, इंफॉर्मेशन वॉर पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है। हमने जब एक्सपोज किया कि ये लोग, आप नोट करेंगे इस बात को कि पहले इस बात को चैलेंज किया जा रहा है कि पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट ही नहीं था, कायद आजम सेकुलर थे, इकबाल का कोई रोल ही नहीं था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन गलत थी, इस्लामी दफात को आइन से, कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल देना चाहिए, आर्टिकल 62 और 63 खुराफात हैं। यानी जब इस किस्म की होमोसेक्सुअलिटी, गेज, लेस्बियनिज्म में बहस हो रही है, इस बार बहस तो होनी चाहिए ना पूरी दुनिया की। जी, आप ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं जैद साहब, अब वो जमाने खत्म हो गए कि हम अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट करके रहेंगे और आइसोलेट करके बात, ये तमाम बातें होती हैं टेलीविजन चैनल्स पे, इसका एक्सपोजर है। आज से 30 साल पहले हालात और थे, आज से 30 साल के बाद हालात और हैं। पोस्ट 9/11 दुनिया के डायनामिक्स बदल गए हैं। आप नहीं समझते कि बात होनी चाहिए? हर बंदे का रिलीजन एक जाती चीज है, ये किसी पे आप मुसल्लत नहीं कर सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुसल्लत नहीं किया था, जात की हद तक ठीक है। लेकिन अगर हम कहें कि जनाब, क्योंकि वो, आई एम नोबडी टू जज एनीबडी एंड से कि यार तुम गलत हो और मैं सही हूं, ये तो अल्लाह का और मेरा जाती पर्सनल मामला। आप नहीं समझते कि हमें इस बुनियाद पे चलना चाहिए? बात ये है कि जो फंडामेंटल वैल्यूज हैं, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं, आप पाकिस्तान के अंदर बनाए हुए कवानीन की बात करते हैं, तो उसके या तो आप कहिए कि हम इन सारे कवानीन को चेंज करते हैं, इन पैराबेंडर्स को मानते ही नहीं, मादर पिदर आजाद हो जाते हैं। अगर आपके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पाकिस्तान के आइन का हिस्सा है, आप जिस पाकिस्तान में रह रहे हैं उसमें लिखा हुआ है कि इस्लामी रियासत है, जिस पाकिस्तान में हम सांस लेते हैं, जिस पाकिस्तान की हमने कसम खाई है वफादारी करने की, उसमें यह बात तय हो चुकी है इसके आइन में, इसके लोगों ने, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने तय कर दिया है कि इस पाकिस्तान में अल्लाह रसूल का, कुरान का, शरीयत का निजाम नाफिज होगा। यहां कोई कानून अल्लाह रसूल के हुक्म के बगैर नहीं बनाया जा सकता। अफगानिस्तान में जो तालिबानाइजेशन है, उसकी सपोर्ट में आप उस किस्म का इस्लाम चाहते हैं? आप यहां पर हो, हर मुल्क का माहौल, माशरा अलग होता है। सर 1940 और 50 की दहाई में अफगानिस्तान एक बड़ा मॉडर्न मुल्क था, बहुत मॉडर्न मुल्क था। उसके बाद जब से ज़िया-उल हक का दौर आया और उसके बाद तालिबानाइजेशन, वहां पर एक तालिबानाइजेशन कह लें या उसको जिहाद के मुजाहिदीन की तैयारी कह लें, जिस तरीके से भी वो चीज बनाई गई, उस मुल्क के डायनामिक्स बदल गए। आज वो लोग नफरत करते हैं आपसे। उन्होंने कहा जी आपने एक ऐसा इस्लाम इंपोज कर दिया कि जो बीइंग अ मुस्लिम एंड दैट सॉर्ट ऑफ एन इस्लाम व्हिच इज इंपोज्ड, जो उसने तबाह कर दिया उसका। देखिए, अफगान सोसाइटी के डायनामिक्स और हैं, ईरानी सोसाइटी के डायनामिक्स और हैं, सऊदी सोसाइटी के डायनामिक्स और हैं। यकीन करें, जो अफगान तालिबान अपने मुल्क में करते हैं वही सऊदी अरेबियन, सऊदी अपने मुल्क में करते हैं। सऊदीज भी औरतों को ड्राइव नहीं करने देते, वहां भी वो भी तलवार से गला काटते हैं। समझते एक्सट्रीमिज्म है ये? हैंग ऑन, व्हाट आई एम सेइंग इज, तो सऊदी अरब को भी कंडेम करें, फिर खाली तालिबान तो नहीं कर रहे वो। सर सऊदी अरब में हर चीज अच्छी तो नहीं है, हर चीज सही तो नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। चाइना एक तरह डेमोक्रेसी की अमेरिका बात करता है, सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम वहां पर ये। हर मुल्क अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, अपनी जरूरत के मुताबिक कानून बनाता है। ये सऊदी अरब की जो रिक्वायरमेंट्स है वो करें। चाइना में भी फांसियां दी जाती, गर्दनें काटी जाती। हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में आप अगर हमारी जात की बात करते हैं तो लिबरल एक्सट्रीमिस्ट जो पाकिस्तान को मादर पिदर आजाद बनाना चाहते हैं वो भी हमारे खिलाफ हैं, और मजहबी के मुल्क का सर कंपोनेंट है, और मजहबी दहशतगर्द भी एक तरफ जो फिरकावारियत, कौमियत और लिसानियत पर कत्ल करते हैं वो भी हमारे खिलाफ है। तो इसका मतलब यही हुआ कि कम से कम हम लेफ्ट या राइट पर नहीं है। तो आप कहां पर? हम मॉडरेट हैं, हम एतदाल वाले हैं, हम बीच में। हम वो कहते हैं, जैसे आपके ऊपर इल्जाम लग रहा था एक्सट्रीम राइटिस्ट है। आप कहते हैं आप इंडिया को तबाह कर दो, इंडिया में बिल्कुल बेड़ा गर्क है, आज जाके आप झंडा गाड़ेंगे रेडियो डेली पाकिस्तान के ऊपर जाकर की। आपकी बातें मेरे प्रोग्राम से हो चुकी हैं। बिल्कुल ठीक। और आप समझते हैं इज इट पॉसिबल इन टुडेज वर्ल्ड, जहां पे इंडिया एक्सपैंड कर रहा है, इंडिया ब्लू वाटर्स में जाने की बात कर रहा है, इंडिया की नेवी 8 से 10 बिलियन डॉलर सालाना अपने अंदर एक्सपेंशन करती है। 2020 में वो कहते हैं ना 5 न्यूक्लियर सबमरीन होंगी, हमारे पास 50 डिस्ट्रॉयर्स होंगे, हमारे पास जनाब 3 उनके एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे। आप किस मिशन पे हैं सर? एक बात सुनो, हाँ, मतलब एक हाथी के साथ टक्कर मार के तो अपने ही सर तोड़ने की बात है। अल्लामा इकबाल चूंकि हमारे विजनरी थिंकर, फिलोसोफर, आइडियोलॉग हैं और हमारी सारी इंस्पिरेशन इकबाल से है, इसीलिए ये लोग सारे लिबरल सेकुलर्स जो है ना, इकबाल से इनकी जान निकलती है।
कि जब वो कहते हैं जैसे अगर आप मुझे इजाजत है मैं क्विक यहाँ पे एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद यहीं से दोबारा बात शुरू करेंगे। आज जस्ट एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और जैद हामिद से यहीं से बात शुरू करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी साहब, देखिए, जब अल्लामा इकबाल ने यह बात कही कि मेरा तरीक अमीरी नहीं गरीबी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो, परवाज में कोता ही। बात यह है कि इकबाल बेगैरतों को समझ में नहीं आते, बेशर्मों और बेहयाओं के लिए है ही नहीं। इकबाल बने ही मर्द आजाद के लिए, उसके लिए जो फक्र गयूर, एक्सट्रीम लिबरलिज्म वाले बेगैरत हैं फिर। कोई शुबे की बात नहीं है, वो खुद आर्टिकल लिखते हैं, लेट्स बिकम ऑफिशियली बेगैरत। ये तो आर्टिकल एक्सट्रीम लिबरल वालों के छपे हुए अखबारों में। तो आपके मुल्क की रूलिंग एलीट बेगैरत है, कोई शुबे की बात नहीं है। वो हमें कहते हैं गैरत ब्रिगेड और अपने आप को कहते हैं बेगैरत ब्रिगेड और ओन करते हैं। तो बिस्मिल्लाह, जब उन्होंने कहा तो हम भी कहते हैं बेगैरत ब्रिगेड है वो, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। अफगान तालिबान के पास क्या था? अगर वो यही सवाल करते कि साहब अमेरिका से हम कैसे लड़ सकते हैं, पहले सोवियत यूनियन, उसके खिलाफ हम कैसे लड़ सकते हैं। आज पूरी दुनिया अफगान तालिबान से बात कर रही है, अमेरिका खुद बात कर रहा है। ठीक है, नुकसान हुआ, उनको तकलीफ उठानी पड़ी, लेकिन उन्होंने इज्जत पे, गैरत पे, खुददारी पे, वैल्यूज पे, अपने ट्रेडिशन पे, अपने दीन पर सौदा नहीं किया। बात ये होती, देखो हमारे जुमले लोग ट्विस्ट करते हैं, टर्न करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं। हमने हमेशा यह बात कही है कि जंग इंडिया शुरू करेगा, खत्म हम करेंगे। हमने कभी नहीं कहा न्यूक्लियर मार देंगे सर, उनको क्या करेंगे? वो बात नहीं है, जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन बात यह है बताओ, क्या इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान नहीं तोड़ा? बिल्कुल तोड़ा। हमने इंडिया तोड़ा या उन्होंने हमें तोड़ा? उन्होंने आपको तोड़ा। सबक। लेकिन कहा यह जाता है कि चारों जगहों में पंगा आपका था। कारगिल में आप घुसे, 41 में आपका मसला, 71 में आपकी प्रॉब्लम, 65 में भी आपकी प्रॉब्लम। ये तारीख कहती है सर, देखो मैं बात नहीं करता। एक सेकंड, हम जो मर्जी करें लाइन ऑफ कंट्रोल के खिलाफ। लाइन ऑफ कंट्रोल बॉर्डर नहीं है, ये दुनिया रिकॉग्नाइज करती है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। डिस्प्यूटेड टेरिटरी में हम जो मर्जी करें। हमने फौजी भेज दें, हम जरूर भेजें, उन्होंने भी भेजे। कारगिल का उन्होंने सियाचिन पे कैसे फौजी भेजे? यही बिल्कुल फार्मूला था। तो फिर जब उन्होंने किया तो हम क्यों नहीं? उन्होंने तो कर लिया और काबू कर लिया। They could have retained, you could not retain सर। देखिए, बात सवाल नहीं, आपने 6,500-7,000 फौजी मरवा दिया वहां पर। हमने अटेम्प्ट की, वी फेल्ड, डजंट मैटर, वील अटेम्प्ट अगेन। बात ये नहीं है आप चाहते एक और कारगिल हो, एक और स्टैंड ऑफ हो, एक और जंग हो। 100 दफा होगा ये, क्योंकि जब तक इंडिया ने सियाचिन पे कब्जा किया हुआ, 1200 मुरब्बा मील पाकिस्तान का कब्जा करके बैठे हुए हैं और आगे आना चाहते हैं। आप मुझे बताएं मैं क्या करूं? पीछे हटा लूं फौजी अपनी, उनसे कहें कि आगे? जैसा साहब, मौजूदा इकोनॉमिक कंडीशन में जब पाकिस्तान के हालात आपके सामने, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, कैन यू अफोर्ड टू सॉर्ट ऑफ? यार मेरी जान, एक बात सुनो मेरी। 1947 में जब पाकिस्तान बना था, उस वक्त से ज्यादा बुरे हालात तो हमारे नहीं है। उस वक्त क्या था हमारे पास? 50 लाख रेफ्यूजीज थे, टेंटों पे बैठ के बबूल के कांटों से कागज जोड़े जाते थे। कायदे आजम ने उस वक्त कश्मीर में फौजें दाखिल की कि अपनी डिग्निटी और ऑनर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। कायदे आजम को समझाए ना ये आपके वजीरिस्तान से आपके सर, कायदे आजम को ये भी किसी ने कहा, उस वक्त के जो थे वहां पे मेजर जनरल थे, वो जो अंग्रेज था, ही सेड के जी 2 ब्रिगेड थे गालिबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग करेक्ट मी। उन्होंने कहा जी मुमकिन नहीं है। फिर ये हुआ इस तरह के आपके सारे वो मुजाहिदीन है, आज वही मुजाहिदीन आपके खिलाफ बंदूकें तान के खड़े हुए। हमारे खिलाफ नहीं खड़े हुए, बिल्कुल गलत। कौन है तहरीक तालिबान पाकिस्तान? ये आपकी इंसर्जेंसीज जो हो रही हैं, आपके सदर्न पंजाब में जो सिलसिला स्टार्ट हो गया, जो परसों हुआ आपके सामने, आप मुझे बताइए कि आप और आपका पूरा आपकी फैसल सदर्न पंजाब से ज्यादा खौफनाक सूरत हाल कराची में आपके सामने नहीं है। वहां एमक्यूएम और एएनपी है, वहां बीएल है, बीआर है। आज जो बस उड़ाई गई है वहां पर, आज जो कराची में लिबरेशन आर्मी, वहां कोई तालिबान नहीं है। बलूचिस्तान जैसा लश्कर तैयबा है, बलूचिस्तान का भी लश्कर बलूचिस्तान का नाम लिया जा रहा है। एक बात आप समझ लें कि तहरीक तालिबान के खिलाफ तो फौज ऑलरेडी जंग कर रही है। उनको तो तोड़ा गया, सवात से निकाला गया, डिसएंगेज किया। जो पूरे मुल्क में दहशतगर्दी है वो टीटीपी की वजह से नहीं है, बलूचिस्तान टीटीपी की वजह से नहीं है, कराची टीटीपी की वजह से नहीं है। ये अगेन यही तो डिसइंफॉर्मेशन है जो मीडिया फैला रहा है। इन्होंने हजारों केसेस कत्ल के, दहशतगर्दी के, अफगानिस्तान से असला लाने के, बीआरए और बीएलए के खिलाफ केसेस माफ कर दिए हुकूमत ने, जबकि अकबर बुगटी के कत्ल का झूठा मुकदमा कायम करके पाकिस्तान के सारे हुक्मरानों के खिलाफ, उस वक्त के जो हुक्मरान, मुशर्रफ से जो मर्जी इख्तलाफ हो, जो मर्जी इख्तलाफ शौकत अजीज से में, और हमें शदीद है उनसे, लेकिन अकबर बुगटी को उन्होंने कत्ल नहीं किया। 5 फौजी अफसर उस गार में शहीद हुए, उनका कत्ल का मुकदमा फिर अकबर बुगटी पे बनना चाहिए, क्योंकि किसी ने देखा नहीं, या तो कोई कैमरा लेके जाता और फिल्म बनाता। एक स्कूल ऑफ थॉट मैं शायद बिलीव करता हूं, नहीं करता हूं, एक अलग बात है कि जी एक कर्नल साहब चंद एक दीगर भेजो जो बैकअप कर रहे थे, वहां पे कलर ऑफ लेके बुगटी साहब बैठे थे, उन्होंने 4-5 को मारा और उसके बाद एक उनकी गोली जो थी वहां पे माइन जो उन्होंने बिछाई, हिट हुई और गार उड़ गई और ये सारा कुछ हुआ। बिल्कुल यही हुआ। अकबर बुगटी ने खुदकुशी की है और यह बात डेली टाइम्स में अकबर बुगटी के करीबी साथी ने एक्नॉलेज किया है कि बुगटी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुदकुशी की। अब इस बात को भड़काकर, इस बात तो कोई नहीं बता रहा, मीडिया कोई नहीं बता रहा कि बुगटी ने खुदकुशी किया। जितने मुकदमे बने हुए हैं सब झूठे बने। मीडिया पे आ जाते हैं, मीडिया पे आते हैं, यही बात मीडिया पे आते हैं। मुझे बताएं कि सैफमा से आपका क्या मसला है? सैफमा से आपने किया सुप्रीम कोर्ट में, ना सुप्रीम कोर्ट सुनता है, क्यों? सैफ में देखिए, हमने अगर हमें सैफमा से कोई प्रॉब्लम थी तो हम सुप्रीम कोर्ट में गए,
हम सुप्रीम कोर्ट में गए ना, मैंने पत्थर तो नहीं मारे, मैंने आग नहीं जलाई, मैंने कत्ल नहीं किया उनको सड़क पर जाके। आई वेंट टू द हाईएस्ट जुडिशियल फोरम इन द कंट्री कि जी ये लोग हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ एक इंफॉर्मेशन वॉर कर रहे हैं, सबवर्जन कर रहे हैं। एक सहाफी होने में, एक जर्नलिस्ट होने में और आइडियोलॉजिकल सबवर्सिव एलिमेंट होने में फर्क है। और हमारी बात साबित इस तरह हो गई कि जब आपने मलिक रियाज वाला केस देखा, अभी वो चैनल के ऊपर वो बातें निकली जिसके अंदर पूरा ड्रामा बना के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक तूफान खड़ा किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर नोटिस लिया कि मीडिया क्या आवारा आपे से बाहर हुआ है। हमने यही बात दोनों चैनल्स के वो जो दुनिया चैनल्स पे दोनों वो जो अफराद थे, खातून भी और हजरत भी, हजरत साहब जा रहे हैं एयरवाइज चैनल में और दूसरी खातून अभी भी काम करेंगी, हुआ क्या? मेरी जान यही इसका मतलब रिजेक्ट कर दिया गया उस स्कूल ऑफ थॉट को, ये ऐसे बातें थी, ये सब कुछ था। जैद हामिद का कसूर यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट चला गया था ये कहने के लिए कि पाकिस्तान का मीडिया दुश्मन के 5th कॉलम के तौर पर पाकिस्तान की जड़ें काट रहा है, इसका मुहासबा करें। क्योंकि मीडिया अनअकाउंटेबल है, अनइलेक्टेड है, करप्ट है, बाहर से पैसे लेकर आ रहा है और नजरियाती तौर पर अनारकी फैला रहा है। इससे तो कोई इंकार नहीं कर रहा ना। आप पूरे पाकिस्तानी मीडिया का पूछ लें, किसने इलेक्ट किया इनको, किसने इनको अकाउंटेबल बनाया? देखिए जी, हर एक चैनल का अपना एक जाविया है, अपना एक एंगल है। हमारा चैनल है, उसका अपना एक जाविया। वी आर वेरी प्रो पाकिस्तान, वी लव पाकिस्तान, एजेंडा है मुख्तलिफ। हमें कोई अमेरिका फंड नहीं करता, या कोई मैंने जाती तौर पे मेरा हलाल का भी जो प्लॉट मेरा बनता होगा एज ए जर्नलिस्ट मैंने नहीं लिया, कोई बंदा 1 रुपया भी मेरे ऊपर प्रूव नहीं कर सकता। एक बात, आमों की पेटी भी गर्मियों में आती है, सिवाय हिस्सा लेके दीगर हम दफ्तर में बांट देते हैं। मैं आपको बात बता रहा हूं, आप मुझे कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि वी बीइंग द 4th पिलर ऑफ द स्टेट, वी से मुराद मीडिया, चाहे उसमें प्रिंट मीडिया है या ब्रॉडकास्ट मीडिया है, हम उस जंग में पाकिस्तान के अगेंस्ट वो काम कर रहे हैं जो हमें पाकिस्तान के दिफा में करना चाहिए। मुझे बी ऑनेस्ट फैसल, इसका क्या सबूत है आपके पास? बी ऑनेस्ट फैसल, क्या मैंने गलत बात की है? हमने 250 सफों के सबूत लगा के सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के आगे रखे कि इस पर बात करें। चीफ जस्टिस ने केस सुनने से इनकार कर दिया। क्यों? आपके ख्याल में चीफ जस्टिस भी उसी बात का हिस्सा है? नहीं, मैं हैरान हूं इस बात पे। आई एम सरप्राइज्ड। पाकिस्तान हालत जंग में, वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, पाकिस्तान की जड़ें कट रही हैं और तहरीक तालिबान से लेकर बीएलए से लेकर कराची में फसादात से लेकर इंफॉर्मेशन वॉर, सबसे बड़ी जंग इंफॉर्मेशन वॉर हो रही है। और हम ये केस लेकर चीफ जस्टिस के पास जाते हैं, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट केस सुनने से इनकार कर देते हैं। क्यों? चीफ जस्टिस की नॉलेज में है कि ये केस बड़ा हुआ है वहां पे, या रजिस्ट्रार के पास है अभी तक? केस जब हमें इन राइटिंग रजिस्ट्रार ने इनकार किया है कि आप केस लेके आ ही नहीं सकते यहां पे। क्यों नहीं? आने वाले वक्त में तारीख नोट करेगी यह बात कि पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने में इस बात का बहुत बड़ा दखल था कि चीफ जस्टिस ने इस केस को नहीं सुना उस वक्त जब पाकिस्तान को जरूरत थी इस बात की। इस केस में ऐसी क्या खास बात है? पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े सहाफी हैं उनके लिए हमने गद्दारी का मुकदमा करके उन पर सजाए मौत मांगी है। यह बड़ी बात है। वो जिनको खुदा बनाया हुआ है ना मीडिया ने, आजकल जितने लोग जिनको मीडिया ने खुदा बनाया हुआ है, पाकिस्तान के कानून के तहत इनको सजाए मौत। कौन कौन है? नाम तो आपने लिखे ही होंगे ना? जी, नाम लिखे हुए हैं। नाम बताएं। नजम सेठी, पूरा सैफमा है। नजम सेठी है, हामिद मीर है, इम्तियाज आलम है, मारवी सरमद है, सरमद मंजूर है, नुसरत जावेद है, हसन निसार है। ये तो तमाम वो नाम आपने लिख दिए जो मलिक रियाज साहब की 19 बंदों की लिस्ट में, जो मुझे नहीं पता उस बात। ये लिस्ट जो निकली है सही है गलत है एक अलग बहस है, लेकिन मुझे ये पता है कि हमने इनके पिछले कई साल के सारे प्रोग्राम इकट्ठे करके सबूत सामने ले आए हैं कि ये वो जबान बोल रहे हैं जो रॉ और सीआईए की और पाकिस्तान की जड़ें काट रही है इस वक्त जब पाकिस्तान हालत जंग में है और हमें जरूरत है हौसला देने की। हालत जंग में पाकिस्तान, जैद साहब, अर्ली 1930s में आता है आपका एक रिसेशन, कुछ अरसे बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है, फिर रिसेशन आता है, दूसरी जंग अजीम होती है, फिर अभी का रिसेशन बहुत बड़ा रिसेशन आपने देखा जिस तरीके से अमेरिका में हालात हुए कि वो लोग जो घरों की तो दूर की बात है गाड़ियां तक ले गए बैंक उनकी उठा करके, और इतने इतने बड़े बेल आउट पैकेज और सारा कुछ। आर वी प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस द थर्ड वर्ल्ड वॉर? यही इसमें बम शायद नहीं फट रहे, कुछ मुल्कों में तो शायद फट रहे हैं। फैसल यही बात है कि जो बात हम कह रहे हैं वो एग्जैक्टली यही है जो आपने अभी सवाल किया है कि वॉर ऑन टेरर इज बेसिकली थर्ड वर्ल्ड वॉर। और पाकिस्तान का लिबरल सेकुलर मीडिया, उसको ये ड्यूटी दी गई है कि ये बात मुंह से निकालनी नहीं है तुमने। उनको ये कहा गया है कि कौम को तुमने बेवकूफ बना के रखना है, ये नहीं बताना कि अमेरिका जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में कर रहा है उसका मकसद पाकिस्तान को सोमालिया बनाकर, इराक बनाकर यूगोस्लाविया बनाना। आप हमेशा बात करते हैं यूगोस्लाविया मॉडल की। जी, छोटी सी ब्रेक लेता हूं, मैं चाहूंगा इसको एलैबोरेट करें क्योंकि कुछ हम भी सीखे कुछ हम भी समझे। अगर आपकी बात सही है, दुरुस्त है, तो कौम को भी देखना चाहिए और सुनना चाहिए। विल जस्ट टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं विद अस ज़ैद अहमद। विल कंटिन्यू राइट फ्रॉम हियर। वेलकम बैक। यूगोस्लाविया मॉडल, जो कुछ हुआ, टुकड़े हो गए। देखिए, क्या पाकिस्तान के अंदर वो जो एक मैप है जिसमें अगर हम देखें मिडिल ईस्ट चेंज हो रहा है, जिसमें कि पूरे का पूरा नॉर्दर्न अफ्रीका में चेंज आई, अरब स्प्रिंग की मौजूदा दौर पर एग्जांपल आप ले लें, सिंध से बलोचिस्तान को काटना,
खैबर पख्तूनख्वा का और ऊपर का नॉर्थ का एक सर्टेन हिस्सा अफगानिस्तान को देना, ग्रेटर बलोचिस्तान आपके सामने, गवादर गॉन, कुछ यही नजर आ रहा है आपको? पाकिस्तान को टूटता हुआ देख रहे हैं आप? ये महज एक हमें सोच में डालने की वजह? फैसल देखो, जो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ना, पूरे ग्रेटर मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में यही सब कुछ हो रहा है। आपको मुख्तलिफ जगह पे इसकी मिसालें मिल रही हैं। हम हवा में नहीं बात कर रहे, कंस्पिरेसी थ्योरीज नहीं है। एक मुल्क है दुनिया में सोमालिया, जहां के पायलट्स रोज उठा के हमारे बच्चों को पकड़ के ले जाते हैं। सोमालिया इज अ फेल्ड डिसफंक्शनल स्टेट, जहां पे कुछ अर्सा पहले अमेरिकन दाखिल हुए थे, बेड़ा गर्क करके निकल गए, सोमालिया को फेल्ड स्टेट छोड़ गए क्योंकि उनके और किसी काम का नहीं था। एक मॉडल है सोमालिया, जो इस वक्त पाकिस्तान को ये बना रहे हैं। इकोनॉमिक कोलैप्स, टेररिज्म, दहशतगर्दी, मिलिटेंट ग्रुप्स, टीटीपी, बीएलए, बीआरए, ये सारा सिलसिला। दूसरा मॉडल है कि जब बिल्कुल कमजोर कर लेंगे तो फिर ये अफगानिस्तान और इंडिया से दाखिल होंगे, एफपैक और कोल्ड स्टार्ट मिलिट्री डॉक्ट्रिन के तहत आपको इराक बनाएंगे, जैसे इराक में अब बना हुआ है इराक। इसका मतलब है कि यू आर टॉकिंग अबाउट बूट्स ऑन द ग्राउंड? बूट्स ऑन द ग्राउंड, जैसे लिबिया में था। तो सर वी हैव अ न्यूक्लियर पावर, वी हैव अ न्यूक्लियर बॉम्ब। मेरी जान, एक बात यही तो हम आपको कह रहे हैं कि पहले पाकिस्तान को सोमालिया बनाना है, फेल्ड स्टेट, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान इज अ डिसफंक्शनल करप्ट स्टेट, फेल्ड स्टेट विच इज नॉट केपेबल टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स। फिर ये यूएन मूव करेंगे, यूनाइटेड नेशंस, जिस तरह लिबिया के खिलाफ यूएन रेजोल्यूशन लेकर आए थे कि जी पाकिस्तान के एटमी हथियारों की हिफाजत के लिए हम दाखिल होते हैं, ठीक है, हम दाखिल होते हैं। और जब अभी तो हुकूमत जिसका काम हाल ये है कि वो कहते हैं कि हम नेटो के 40 मुल्कों के खिलाफ स्टैंड नहीं ले सकते, आपके ख्याल में यूएन के खिलाफ स्टैंड लेंगे? फिर ये जब यूएन कहेगी कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, पाकिस्तान की आर्मी डिसमेंबर हो चुकी है, पाकिस्तान में चारों तरफ सिविल वॉर हो रही है, तो न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान से छीन लो। इस वक्त सबसे बड़ा अलमिया पाकिस्तान की तारीख का यही है, जो बात हम कह रहे हैं ना कि आइंदा आने वाली नस्लें लिखेंगी इस बात को कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और पाकिस्तान का आर्मी चीफ जमहूरियत और कॉन्स्टिट्यूशन बचाते रह गए, मुल्क हाथ से निकल गया। यही सबसे बड़ा अलमिया इस मुल्क का। चीफ जस्टिस भी कुछ नहीं कर रहे, आर्मी चीफ भी कुछ नहीं कर रहे, कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहे, कानूनन कोई गलत काम नहीं कर रहे। वो चीफ जस्टिस भी कहते हैं कि हम फौज को नहीं आने देंगे, मार्शल लॉ का रास्ता बंद कर दिया है, हम जमहूरियत नाफिज करेंगे, डेमोक्रेसी होगी। क्या खाक डेमोक्रेसी है ये, जिसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया? रियल रिवेंज? डेमोक्रेसी इस वक्त सबसे बड़ा हथियार है पाकिस्तान को तोड़कर डिसमेंबर करने का। आपको शक है इस बात में? सारी दुनिया इसकी सपोर्ट में है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जो है वो तो बड़ी जरूरी चीज है, बेहतरीन चीज है, ये तो इसकी तो बड़ी तारीफों में बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं। फैसल देखो वही बात। और व्हाट यू सेइंग इज कि वी शुड हैव मिलिट्री डिक्टेटरशिप। वी आर नॉट सेइंग दैट। अगेन देखो, लोग फिर यही कहते हैं कि लोग फिर यही बात करते हैं कि आप या मार्शल लॉ मांगते हैं या बीच में क्या है? बीच में ये सर्विंग जनरल इन सिविल। देखिए, पहली बात ये कि पाकिस्तान में अगर हम मॉडर्न कंटेम्प्रेरी टर्म्स में इस्तेमाल करें, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जबान इस्तेमाल करें, तो इस वक्त हमें केयर टेकर हुकूमत की जरूरत है। वो केयर टेकर कि जो न्यूट्रल हो, पेट्रियोटिक हो, टेक्नोक्रेटिक हो। देखो मौजूद है कि आपकी बहुत ज्यादा जो आपकी तादाद में ये जो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं बिके हुए हैं, क्या किसी के बच्चे अमेरिका में, किसी के एसेट्स बाहर, आपके पॉलिटिशियंस हैं दो नेशनलिटीज के ऊपर बात करते हैं कि जनाब यहाँ पर हमने दो रखने हैं। ये कहना तो इससे बड़ी जिल्लत तो पाकिस्तान की कोई कर नहीं सकता अगर ये कहे कि 18 करोड़ के अवाम में हमको 18 आदमी पाकिस्तान से प्यार करने वाले नहीं मिलेंगे। इस सिस्टम में क्या वो 18 लोग सामने आ सकते हैं? इसीलिए क्या एक बहुत इंटेलिजेंट बंदा जो यहाँ रहता है किसी आम घर में निकल के इस सिस्टम में नहीं आ सकता? आपको चाहिए 10-12 क्रूजिंग्स, अरबों रुपया, 25 गनमैन और लंबी बड़ी दाढ़ी मूंछें। हमारे मुल्क में एक तारीख मौजूद है, जनरल काकड़ के दौर में जब केयर टेकर लाने पड़े तो उस वक्त उन्होंने मोइन कुरैशी को और बाहर से टॉप लोग लेकर आए। अच्छे थे, बुरे थे, मैं इसकी आर्गुमेंट नहीं कर रहा। मोइन कुरैशी के बारे में कहते हैं कि परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द इकोनॉमिक हिटमैन, जो किताब लिखी थी जॉन पर्किंस ने, मोइन कुरैशी को शौकत अजीज को कहा जाता है जनाब। फैसल मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, मोइन वो हिटमैन था, शौकत भी हिटमैन था, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, मैं प्रोसेस बता रहा हूं। अगर कोई आदमी हिटमैन ला सकता है तो पेट्रियट भी तो ला सकता है ना उसी तरीके से। कौन सर? आपको ये काम अमेरिका चलाता है? ये काम आर्मी और चीफ जस्टिस को करना है, आर्मी चीफ को और चीफ जस्टिस को करना है। आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस अगर टेक्नोक्रेटिक पेट्रियोटिक गवर्नमेंट नहीं लाते हैं तो फिर पाकिस्तान की तबाही की जिम्मेदारी इन दो अफराद पर। दुनिया के किस मुल्क में फौज और जुडिशरी मिलकर के ये सोचती है और फैसला करती है, और आज तक कोई ऐसी एग्जांपल है आपके सामने? दुनिया का कोई मुल्क 4th जनरेशन वॉर में डिसमेंबर होने के करीब होता है? हमारे केसेस, जो हमारा केस है, दुनिया में किसी मुल्क का है? जैसा भी आप कह रहे हैं ना, मैं नहीं कह रहा हो रहा है। देखो, एनी जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट जिसमें अल्लाह ने सेंस दिए वो ये देख रहा है कि पाकिस्तान इज इन स्टेट एग्जिस्टेंशियल वॉर में, वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, डिसमेंबर होने के करीब आ चुके हैं हम। इस वक्त 1 लाख पाकिस्तानी शहीद और जख्मी हो चुका है। आप डिनाइल में आप इस कंडीशन में कहते हैं कि जनाब हम इंडिया पे चढ़ दौड़े और इंडिया में जाकर के हम दिल्ली पे कब्जा कर लें? हम नहीं चढ़ेंगे। फिर हमने बात कही, आपकी अपने हालात ठीक नहीं, किधर चढ़ेंगे आप? आएंगे वो, हम सिर्फ रिटेलिएट करेंगे। क्या रिटेल बम मारेंगे उनको? हमारे पास बहुत कुछ है। नहीं तो बहुत कुछ, घूम फिर के तो वही 4, 8, 10, 12, 15 ऐसी बात नहीं है। देखिए, इंडिया की अपनी स्टेट, हमारे पास 4 जहाज हैं, ऐसी बात नेवी हमारी उनकी ऐसी कि वो एक में ऐसे करके खा, वो कहती थी हमारे तो और हिसाब किताब है। ऐसी बात नहीं है, वो बड़े नेवी, अगेन हम वही बात आपको कहेंगे, अगेन हम वही बात आपको,
इंडिया की जो स्टेट है ना, इंडिया की जो स्टेट है उनके फैसल, देयर इज नो कंपैरिजन, देयर इज कंपैरिजन। इंडिया की जो स्टेट है वो बिल्कुल इम्प्लोड हो रही है अंदर से। उसके अंदर 140 इंसर्जेंसी मूवमेंट्स हैं। दलित्स के बारे में थोड़ी बहुत बात होती है, अगेन इंसर्जेंसी के ऊपर तो एक बंदा नहीं मिलता। अगेन मीडिया और इंफॉर्मेशन इशू को इस हद तक इंटरनेशनल लेवल पे डाइल्यूट कर दिया गया कि लगता है कि आप डाइल्यूट कर दें, दुनिया में ना बताएं कि 40% ऑफ इंडिया जो है माओइस्ट इंसर्जेंसी में है, खालिस्तान मूवमेंट है, कश्मीर मूवमेंट है, 7 सिस्टर स्टेट्स है, नागालैंड, बोडोलैंड, ये सारी आप जिक्र ना करें, उससे रियलिटी चेंज नहीं होती। उससे चाइना और पाकिस्तान, हमारे पास तो जहर खाने के पैसे नहीं यहाँ पे। देखिए हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बिजली के सर्कुलर डेट क्लियर करने के पैसे नहीं, हम कौन सी बार की सपोर्ट करेंगे? माओइस्ट जो है, देखिए माओ का लफ्ज, माओ कहां से आया है? चाइना से। जो इंडिया में माओइस्ट हैं को चाइना सपोर्ट कर रहा है। पूरे इंडिया में इतनी इंसर्जेंसीज हैं, इतनी कास्ट स्ट्रगल है, कितना फसाद है कि हमने सिर्फ तीली लगानी है, पूरा इंडिया आग में भड़क जाएगा। फिर दूसरा देखिए बात हम कर रहे हैं कि इंडिया हमेशा, इस वक्त जो 1 लाख पाकिस्तानी शहीद और जख्मी पाकिस्तान में हुए हैं, ये किसने किए हैं, किसने मारे? जो टीटीपी की इंसर्जेंसी को, बीएलए की इंसर्जेंसी को, आप खुद अभी होकर आए हो यूरोप से और आपने वहां कॉन्फ्रेंस अटेंड की है बलोचिस्तान के ऊपर, जहां पे आपने देखा है कि पूरी दुनिया से बलोचों को सपोर्ट मिल रही है, उन लोगों को जो पाकिस्तान तोड़ने की बात कर रहे हैं। मिलियंस ऑफ डॉलर्स फंडिंग की जा रही है। कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है और इंडिया कर रहा है। तो मुझे खुद बताइए कि इंडिया हमारे साथ, ईस्ट पाकिस्तान पहले तोड़ चुका है, मुक्ति बाहिनी उसने पहले तैयार की, जिसने पाकिस्तान आर्मी को अंदर फंसाया। जब पाकिस्तान आर्मी फंस गई तो फिर इंडिया बाहर से दाखिल हुआ। एग्जैक्टली वो यही कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में। फॉर गॉड सेक, हमें नजर क्यों नहीं आ रहा है? पूरी पाकिस्तान आर्मी इस वक्त, 60% पाकिस्तान आर्मी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हालत जंग में। बॉर्डर्स के लिए तो फौजें ही नहीं है हमारे पास। अब इंडिया दाखिल होगा क्योंकि नेटो की सप्लाईज आपने छोड़ दी हैं। नेटो की सप्लाईज अफगानिस्तान अगर पहुंच गई तो इसके बाद ये अफगानिस्तान से दाखिल होंगे पाकिस्तान में। मुझे बताओ फैसल, अमेरिका निकलने की बात कर रहा है अफगानिस्तान से, तो 3,500 टैंक लेके क्यों जा रहा है? इसका जवाब क्यों नहीं देता कोई? आपको लगता है कि क्या पाकिस्तान की तरफ मूवमेंट होने वाली है? आपके ख्याल फिर किसकी तरफ? मुझे एक बात बताएं, एक आप हमेशा बड़ा बात करते हैं मुसलमान, मैं ये बात नहीं कर रहा पाकिस्तानी मुसलमान, वो तमाम के तमाम, चाहे वो पर्शिया से हो, चाहे वो सेंट्रल एशिया से हो, जो इनमें, चाहे वो गौरी हो, चाहे शेर शाह सूरी हो, अहमद शाह अब्दाली हो, महमूद गजनवी, ये आपके आइडियल हैं। बिल्कुल ठीक। ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने आके इनको बेड़ा गर्क कर दिया, लूट मार की और टिका के इस इलाके के लोगों को मारा। तो फिर आर यू पाकिस्तानी फर्स्ट और या फिर आप उनके सपोर्ट रहे? बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आपके बारे में कहा जाता है। ये डिबेट नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमारी आइडियोलॉजी इस्लाम है, हमारी आइडेंटिटी पाकिस्तान। सर तो फिर इंडोनेशिया में, मलेशिया में से लेकर के कहां तक मुसलमान है? यही तो हम अर्ज कर रहे हैं कि जब आइडियोलॉजिकल प्लेन पे आप बात करते हैं तो हम एक उम्मत हैं। लेकिन वही बात, जो इकबाल की डॉक्ट्रिन भी यही है, इकबाल ने यही बात समझाई है कि तुम एक मिल्लत हो। आप कैसी उम्मत है? आप ईरान को भी सपोर्ट करते हैं, आप सऊदी अरब को भी दोस्त मानते हैं, एक आपका जनाब आपको फंड देता है तो आपके लिए बड़े काबिल एहतराम है। उन दोनों की जंग आप या तो अपने फाटा में लड़ रहे हैं या आप पारा चनार में लड़ रहे हैं। ये किस किस्म की आपने पाले में? ये इन दोनों की जंग नहीं है। बात यह है कि मुसलमान दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं। गिलगित बल्तिस्तान में क्या हो रहा है जी? फैसल, आप बिल्कुल ठीक बड़ा सेंसिटिव इशू होगा, लेकिन मुझे नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पाकिस्तान में जो इस वक्त सेक्टेरियन वॉर है, दुनिया के ठेकेदार क्यों बने हुए हैं? देखो, किसी का सोमालिया में पंगा इजराइल का, उनके साथ ठेकेदार हम। यार यही पंगा अमेरिका का अफगानिस्तान में या सऊदियों के साथ ठेकेदार हम। ईरान की नहीं बनती उसके सऊदी अरब के साथ, उसके ठेकेदार हम। और एंड में हमारा रिजल्ट ये, मतलब हम हैं कौन जनाब? देखो फैसल, यही तो अलमिया है, यही तो बात हम समझाना चाह रहे हैं आपको कि पाकिस्तान तो ईरान में दखल नहीं दे रहा, हम तो सऊदी अरब में दखल नहीं दे रहे, हम तो सीआईए और अमेरिका के साथ लड़ाई नहीं लड़ रहे, हमारे खिलाफ लोग लड़ रहे हैं। प्रॉब्लम हमें हो रही है, पाकिस्तान को स्टेबलाइज करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम दुनिया में हर जगह जाके दखल दें, हम कह रहे हैं स्टेबलाइज पाकिस्तान। और जहां तक इस बात की ताल्लुक है कि पाकिस्तान, मुसलमान दुनिया की लीडरशिप क्यों हमारे पास ना हो, यही वजह है कि पूरी मुसलमान दुनिया में जो इख्तलाफात हैं वो आपस में हल नहीं कर सकते, पाकिस्तान उनको हल करा सकता है। जनरल जिया के दौर में मसले सॉल्व कर नहीं सकते जैद साहब, दुनिया के ठेकेदार। वही बात है ना। एक ब्रेक की इजाजत देंगे? जी जरूर, क्विक ब्रेक लेता हूं जी, वापस आता हूं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जैसा बात हो रही थी ब्रेक से पहले, आप कहते हैं पाकिस्तान, हम सर इस वक्त हमारे जो हालात हैं, हमारे वी आर वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर हम बात करें, डॉलर की प्राइस देखें, बाकी सिलसिले देखें, आप इन्फ्लेशन देखें, आप मुल्क की इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स देखें, मैं आपको गिनवाना शुरू करूं, वाटर इश्यूज पे आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो बनने वाला है फ्यूचर में, जिसको हम एड्रेस ही नहीं कर रहे। तो पानी किसने रोका? तो आपके दोस्त हैं जनाब, साथ ही रहते हैं। इंडिया ने रोका बिल्कुल। तो आपने चूंकि जाया इतना किया, माशाल्लाह, आप अपने दुश्मन खुद हैं, आपको बैरूनी प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है। मैं जो बात कह रहा हूं, किधर? देखो फैसल, यही बात तो हम एम्फसाइज कर रहे हैं। जब हम केयर टेकर, पेट्रियोटिक, टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करते हैं, पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला 3 एक्सेस के ऊपर है। एक एक्सेस ये है कि हमारी आइडियोलॉजी, आइडेंटिटी, नेशनलिज्म, कि हम पाकिस्तानी हैं। अभी सिंधी, बलोची, पहाजिर, पठान, हजारा सूबा में 150 सूबा बनाने के चक्कर में यही तुम कह रहे हैं कि दैट इज द बिगेस्ट
क्राइसिस फॉर पाकिस्तान, हमारी सबसे ज्यादा जो जड़ों हमारी काटी जा रही हैं वो आइडियोलॉजी पे काटी जा रही हैं। दूसरा हमारा इशू लॉ एंड ऑर्डर का है। तीसरा हमारा इशू इकोनॉमिक कोलैप्स का है। आपको एक टेक्नोक्रेटिक पेट्रियोटिक गवर्नमेंट जो कि लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करे, इकोनॉमी दुरुस्त करे और पाकिस्तानी कौम को यूनाइट करे, ये आपको चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये सिविल गवर्नमेंट करे, मार्शल लॉ करे, टेक्नोक्रेट्स करें, खलीफा करे, प्रेसिडेंट करे, प्राइम मिनिस्टर करे, इस काम को अचीव करें। और इस काम को अचीव करने के लिए जो मर्जी कीमत देनी पड़े, बहाने मत करें, बहस मत करें। मुल्क टूट जाएगा। जब मुल्क नहीं रहेगा तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा आइन, कौन सी अदलिया, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं। मुझे आप ये बताएं कि आपके मुल्क में एक रूलिंग एलीट है, मेजॉरिटी लेफ्टिस्ट है, एक आपकी रूलिंग एलीट है जिसमें के नजरियाती, सियासी, मजहबी रहनुमा शामिल हैं, मौलाना फजल रहमान हो, समीउल हक साहब हो या दीगर लोग, और बीच का आप कह रहे हैं सिलसिला बने। सर एक तरफ वो या ये और फिर एंड में मिल जाते, या इंडस्ट्रियलिस्ट है या आपका जमींदार है। आम आदमी तो पिसने के लिए पैदा हुआ है, उनको वोटें डालने के लिए पैदा हुआ। वन मैन वन वोट। थोड़ा सा डिस्कशन को लाइट करते हैं। यहाँ पे बाबा बुल्ले शाह डॉक्ट्रिन काम आएगी। बाबा बुल्ले शाह ने इस मसाइल का हल दिया था। उन्होंने ये बात कही थी कि 4 किताबा उत्तो लथियां, उत्तो लथा डंडा। 4 किताबा कुछ ना की थियां, सब कुछ कीता डंडा। यहां पे मिलिट्री स्ट्रेंथ चाहिए, यहां पे फौज का रोल है। इस पाकिस्तान को बचाने के लिए फौज को डिसाइसिवली पॉलिटिकल रोल अदा करना पड़ेगा। 4 दफा किया है तो हालात ये हो गए, 5 ही तो अब माहौल ही नहीं है। अब करना ना पैसे के खाए जाए, अब मुझे माहौल है ना सपोर्ट है। क्या होगा? क्या कौन जनरल क्या नहीं लेके आएंगे यहाँ पे आप? अब मुझे नहीं पता जनरल क्या नहीं लाएंगे, लेकिन फौज लाएगी। फौज को करना पड़ेगा। क्यों? कौन होगा सर? सीजीएस होगा, डीजीएमओ होगा, एमआई का डीजी होगा, आईएसआई का डीजी होगा, वाइस चीफ होगा, एयर चीफ होगा, कौन होगा सर? कोई इंसान तो होगा ना। फौज कोर कमांडर्स को कर दें। फौज एज एन इंस्टीट्यूशन इस पॉलिटिकल गवर्नमेंट में इंटरफेयर करके सिविलियन केयरटेकर सेटअप लाएगी। माजी में मार्शल लॉ लगते रहे, अब मार्शल लॉ नहीं लगाना है, नया एक्सपेरिमेंट करना है, एक नए रूल्स ऑफ द गेम है। जंग, ये जो इस वक्त जंग हो रही है, जो मुल्क में हालात हैं, अनप्रेसिडेंटेड हैं। अयूब खान के मार्शल लॉ में यह हालत नहीं थी, जनरल ज़िया के मार्शल लॉ में यह हालत नहीं थी, मुशर्रफ के दौर में यह हालत नहीं थी, अब है। We have to come out of the box. इस आइडियोलॉजी को फॉलो करें। अयूब खान वो जिसने के मादरे मिल्लत को हरा दिया इलेक्शन फ्लॉल्स करा के, ज़िया वो जिसने तालिबानाइजेशन को जन्म दे दिया, मुशर्रफ वो जो एनलाइटन मॉडरेशन ले आया। अब क्या फॉर्मूला है सर? अब इकबाल और कायद आज़म को फॉलो करेंगे। अब हम कुरान सुन्नत को फॉलो करेंगे। इनफ ऑफ दिस नॉनसेंस कि हम हर किस्म की सेकुलर लिबरल वेस्टर्न डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जेनोसाइड होगा, ब्लडशेड होगा, खम्भों पे लोग लाशें लटके यार मुझे फैसल जैसे मुसोलिनी को लटका दिया था। फैसल मुझे बताओ, क्या पाकिस्तान में बसों से उतार के जेनोसाइड नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो फिर होगा का क्या मतलब है? हो रहा है। इस्लामाबाद में शुरू हो जाएगा ना। अभी तो आप देख रहे हैं हजारों को मारा जा रहा है जनाब। देखिए एक बात इसमें मुझे जाती तौर पर कोई शुबा नहीं है कि जब तक कि ये रूलिंग एलीट का सर नहीं कटेगा ये मुल्क ठीक नहीं होगा। इसकी सख्त ब्लडी अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। रूलिंग एलीट और मीडिया और दहशतगर्द, इन 3 के सर कटने चाहिए। ये गद्दार हैं, इन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। टीटीपी हो, बीएलए हो, या वो जब चीफ जस्टिस खुद कह रहे हैं कि कराची में सियासी जमातों ने दहशतगर्द तंजीमें रखी हुई हैं जो मास मर्डर कर रही हैं, टारगेट किलिंग्स कर रही हैं, उनको सजा क्यों ना दी जाए? किस मोरालिटी के तहत? या मैंने तो देनी नहीं, ये काम फौज वाले भी वो सर। फौज के कितने काम है? इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रही। मुझे बता दें 11 साल में सुप्रीम कोर्ट ने किसी एक दहशतगर्द को सजा दी? आपकी फौज का छोटा सा बजट है, छोटा सा डिफेंस बजट है, इसमें तनख्वाहें मनख्वाहें निकाल के पीछे जो रह जाता है, क्या नेवी के पास क्या, मतलब $500 मिलियन का बजट नहीं आपकी नेवी के पास। मैं आपको मिसाल दे रहा हूं कि आप इस वक्त इन हालात में नहीं समझते कि समझदारी से बैकफुट पे रह के सूरत हाल को मैनूवर करें, बनाए कि एग्रेसिव हो जाए कि जी इजराइल को बम मार दें, 2-4 दिल्ली में कलकत्ते में मार दें, जो बच गया बाकी। तो देखो अब हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को सोमालिया से इराक बनाने जा रहे हैं। आप इराक से सोमालिया और सोमालिया से वापस पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा करें। इसमें कहां पे इसराइल पर बम मारने की बात हमने की? साहब लास्ट बिल्कुल क्लियर मुझे बताएं, कैन वी गेट आउट ऑफ दिस? वी कैन। एक रात में पाकिस्तान निकल सकता है, कोई इशू नहीं है। इस हुकूमत को उठाएं, टेक्नोक्रेटिक पेट्रियोटिक केयरटेकर लाएं जो रूथलेस अकाउंटेबिलिटी करें, लोगों की गर्दनें उतारनी पड़ेंगी, दहशतगर्दों की भी, करप्ट की भी, गद्दारों की भी। ये नहीं करेंगे तो फिर आप सोमालिया से इराक, इराक से यूगोस्लाविया बनेंगे। यू हैव नो चॉइस, गिव मी अ बेटर सोल्यूशन। अगर इस वक्त आप डीजेनरेट, इस वक्त ऐसी स्टेज में कि डिसमेंबर होने जा रहे हैं, मुझे हल दे दीजिए। हल आपके पास अगर नहीं है तो जो हम कह रहे हैं इसके अलावा कोई हल नहीं है। इस हुकूमत को हटाएं, टेक्नोक्रेटिक पेट्रियोटिक केयरटेकर गवर्नमेंट जो रूथलेस अकाउंटेबिलिटी करे, दहशतगर्दों की, करप्ट की, मीडिया की। देयर इज नो अदर सोल्यूशन। जज साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप प्रोग्राम में आए। नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी ज़ैद हामिद की। बात यह है कि ही बिलीव्स इन एब्सोल्यूट अकाउंटेबिलिटी, उसमें गर्दनें कटें, सर कटें उन तमाम लोगों के जो कि इन्वॉल्व है पाकिस्तान को तबाह करने में। आपने बातचीत सुनी, इससे एग्री करें ना करें आपका अपना वो है पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू ज़ैद हामिद का भी है। आई माइट एग्री, आई माइट नॉट एग्री, बट वो कहते हैं ना जी, एक मार्क्स एमरमन की एक कहावत है, लिसन टू द डल एंड द इग्नोरेंट, दे टू हैव देयर स्टोरी। सो ये अगर इट मेक्स सेंस टू यू, आई थिंक देन पाकिस्तान इज इन डायर स्टेट्स।
मुल्क हमारा है, आइडेंटिटी तो हमारी और हो नहीं सकती, इसकी हिफाजत हमारा फर्ज है। इजाजत दीजिए, कल मिलेंगे 11 बजे आपसे। खुदा हाफिज।